ओके, तो ये जो लेक्चर स्टार्ट है आपका नया लेक्चर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म को लेके। कैसे, देखिए रेस्पिरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन का, वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अल्टीमेट रीजन ये होता है। तो रेस्पिरेशन जो है करने के लिए दो प्रोसेस, मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन दो प्रोसेस में पढ़ाया जाएगा आपको, पूरा का पूरा वो दो प्रोसेस में डिवाइड किया जाएगा। वो दो प्रोसेस कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे एक प्रोसेस आपका सेलुलर प्रोसेस होगा, ये आप याद रखना। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और दूसरा है मैकेनिकल रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या कराया जाएगा वो मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ। देखिए जो भी सेल में प्रोसेस होती है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कॉमन होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों के लिए सेलुलर प्रोसेस एक जैसी होगी। लेकिन मैकेनिकल रेस्पिरेशन दोनों के लिए अलग अलग होगा। मैकेनिकल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ O2, इनटेक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। किस माध्यम से वो, किस मीडियम से वो अंदर लेते हैं, वो मैं आपको अलग अलग करके आपको पढ़ाऊंगा कि वो इनटेक कैसे करते हैं ऑक्सीजन को। तो जनरल टॉपिक पहले यहाँ पर हम स्टार्ट पहले करते हैं ओवरव्यू से। पूरा का पूरा सिस्टम आपको एक साथ पढ़ा दिया जाएगा कि मतलब कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो उसकी एक यहाँ पर समरी लिखी हुई है, आप वो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लिया हुआ है यहाँ पे ग्लूकोज, यानी जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब वो ब्रेक होता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है और उसके साथ में थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। अच्छा, तो ये जो पहली प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इस प्रोसेस को हम कॉमन प्रोसेस भी कहते हैं, या आप इसको ग्लाइकोलाइसिस जो है, दूसरे वर्ड्स में इसका नाम, मतलब जो इसका नाम है वो है ग्लाइकोलाइसिस, और आप इसको कॉमन वर्ड में कह सकते हैं कॉमन प्रोसेस। ये दोनों के इंटरमीडिएट प्रोसेस है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए हमेशा याद रखिएगा, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस कहीं पे भी यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। अब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। तो जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं साइटोप्लाज्म में और बनाते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल, याद रखिएगा दो मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 3 के दो मॉलिक्यूल। उसमें से थोड़ी एनर्जी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 ATP रिलीज होते हैं यहाँ पे। वैसे आपको मिलते हैं, गेन होता है 2 ATP का यहाँ पे। और इस हिसाब से इसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, यानी कि जो इतनी जो प्रोसेस आपको अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तैयार रखना, इतना क्वेश्चन तैयार रखना कि कोई पूछे ग्लाइकोलाइसिस क्या है तो आप बोल दीजिएगा कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू, या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बारे में कोई और पूछे तो आप उसमें और भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन का ऐसा या कोई भी गैस का डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑक्सीजन है नहीं है ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। प्लांट, एनिमल, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये प्रोसेस सब में होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में आता हो, तो वो ग्लाइकोलाइसिस होगी। याद रखिएगा इस बात को, बस डेफिनेशन आपको इसी से बना लेनी है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। बस इतना था। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको कि कंप्लीट ब्रेकडाउन और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन दो प्रोसेस बताई जा रही है। ऊपर वाले को जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, जिसको बॉक्स में मैंने बनाया है, इसे हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एन एरोबिक,
इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। किस तरीके से ये अपना काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और ये नीचे वाले को हम लोग कहते हैं, देखिए ऊपर वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये सबसे पहले जैसे एक आपको एक साथ समझाया जा रहा है पूरा पूरा, जैसे यहाँ पर आपको कैटेगराइज करके नहीं बताया जा रहा है कि ये इसमें अलग है या उसमें अलग है। यहाँ पर आपको एनारोबिक दोनों पढ़ा दिए गए एक साथ। अब यहाँ पर ईस्ट में ये दिखाया जा रहा है, ये आपको अलग करके दिखाया जा रहा है। ईस्ट ईस्ट जो है फंगस कैटेगरी का मेंबर है, फंगाई का। इसमें एथेनॉल बनता है, यानी कि एब्सेंस, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार कंफ्यूज करते हैं। यहाँ एब्सेंस लिखा है और उसके नीचे वाले में मसल सेल्स में ये लैक लिखा है, लैक। एब्सेंस नहीं लिखा हुआ है, लैक मतलब कम होती है जब ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अभी ईस्ट वाले को आगे पढ़ते हैं। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कहते हैं इसको। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये बहुत बार ओलंपियाड एग्जाम में पूछा जाता है। नेम द 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। इसका फॉर्मूला होगा C2H5O, बस C2H5OH। और लैक्टिक एसिड का होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, C3H6O3 के 2 मॉलिक्यूल, यानी ये सबके सब 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं। एथेनॉल के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, लैक्टिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहाँ पर दोनों जगह पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एटीपी हो रही है। तो एथेनॉल वाला तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी बहुत सारे जगह पे काम आता है, जैसे ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में, और जैसे बबल्स वगैरह बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बबल बनती है, गैस बनती है, उसी वजह से ब्रेड वगैरह फूलती है। और जब वो फूल जाती है तो उसको फिर वैसे ही सेक दिया जाता है, बेक कर दिया जाता है, तो वो उसी आकार में सेटल हो जाती है और वो फ्लफी फ्लफी लगने लगती है ब्रेड। तो क्योंकि कार्बन डाई और एथेनॉल उड़ जाता है बेकिंग करने से, सारा सारा एथेनॉल उड़ जाता है हवा में, तो उस तरीके से ये जो है ये कहलाएगा आपका। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी मसल सेल्स में क्या होगा। जब भी कोई इंटेंस एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है, जब वॉकिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज जैसे करते हैं, इससे भी बियॉन्ड, जैसे एथलीट्स हो गए जो रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो वो लगातार जैसे 400 मीटर की दौड़ उनको लगानी है, और 500 मीटर की, जितने भी इतना करना है उनको लगातार। तो उस समय पे जब लगातार इंटेंस मसल्स को मतलब वर्क करना है, तो अब जो नेसल ट्रैक्ट से लंग्स से होते हुए ऑक्सीजन हमारे मतलब मसल्स तक पहुंचेगी, तो वो उतना फास्ट नहीं पहुंच पाएगी। मतलब जैसे जरूरत है हमें यहाँ पर 100, ऐसा मान के चलो, सपोज दैट कोई यूनिट है 100, मान लिया, ऐसे मैंने, ऐसे कोई यूनिट है नहीं पर मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ। जैसे 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जरूरत है मसल्स में, और हमें लंग्स में से तो बराबर आ रही है, 100 पहुंच रही है, लेकिन मसल्स में 100 की जरूरत है। और अभी 100 नहीं पहुंच पा रहा है, 100 नहीं पहुंच पाया, 100 की जगह पे उसको कितना, जो रेगुलर जैसे थोड़ा बहुत मिला, तो कितना मिला उसको, मिल गया 60 मिल गया मान लो, यानी कि थोड़ा कम मिला, इसलिए लिखा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस नहीं लिख सकते वहां पे हम, ऐसा थोड़ी नहीं होगा बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो अगर लैक लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन एब्सेंस लिख दिया तो आपका क्वेश्चन मतलब गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो 60 हो गई, तो जो बचा हुआ जो ग्लूकोज है, जो कि ब्रेक होना ही होना है, समझ लो, ग्लूकोज उतना तो ब्रेक होगा ही होगा, क्योंकि मसल्स एक्टिविटी करानी है। तो जो ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन है कि बिना ऑक्सीजन के थोड़ा ग्लूकोज, जैसे 40, जो और ये मतलब जो ऑक्सीजन जो रिप्लेस कर रहा है, तो वो एनारोबिकली ब्रेक हो जाएगा और फिर वो बन जाएगा लैक्टिक एसिड। और वो मस्कुलर क्रैम्प वगैरह या खिंचाव आ जाता है, पैर एकदम से एकदम टाइट हो जाता है, वो क्रिएट कर सकता है। तो अच्छा, ये तो खैर था जनरल टॉपिक। इसमें एक और भी है कि अगर लैक्टिक एसिड का बनता है तो उसका क्या काम होता है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लैक्टिक एसिड जो है, मैं एक बात लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर में, कोरी 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 साइकिल। ये एक कोरी कोरी साइकिल होती है, लीवर में पाई जाती है, जो कि लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है, आप कह सकते हैं ग्लूकोज में वापस। तो ये उस तरीके का सिस्टम है कि लैक्टिक एसिड को लीवर में
वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे रिसाइकिल ऑफ द लैक्टिक एसिड या हम ग्लूकोज कह सकते हैं। ओके, तो कोरी साइकिल CORI स्पेलिंग होगी, वो पहले मैंने कोरी लिखा था, वो गलत था। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो पहला पढ़ रहे हैं कि चलो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ठीक है, 2 ATP निकला, ठीक है भाई। अब पायरुवेट अगर ऑक्सीजन मिल जाए इसको, मान लो अगर यहाँ पे इसको परफेक्ट प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए, तो जो ग्लूकोज पायरुवेट मतलब जो पायरुवेट मतलब और ज्यादा ब्रेकडाउन होना चाहिए था, वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और वो लैक्टेट बन जाएगा। लैक्टेट इधर आ जाएगा, ब्लड में, हमारे ब्लड फ्लो में आ जाएगा और फिर उसको भेज दिया जाएगा लीवर में, और लैक्टेट वापस उसमें वापस उसको रिवर्स साइकिल करेंगे, रिवर्स, और वो वापस जो है ग्लूकोज में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये 6 ATP को कंज्यूम करेगा, यानी ये मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं है हमारे लिए। फिर यहाँ 2 ATP रिलीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ 6 ATP कंज्यूम हो रहे हैं, एनर्जी थोड़ा ज़्यादा मतलब थकान ज़्यादा हो जाएगी, और इसी वजह से ये बनना अच्छी बात नहीं है, लैक्टिक एसिड बनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत तेज फैटिगनेस आती है और एकदम से बहुत तेजी से आपकी बॉडी में क्रैम्प आते हैं, और ये सब उसका साइड इफेक्ट है। यानी एनर्जी जितनी मिल नहीं रही है, उससे ज़्यादा एनर्जी हमारी ये कंज्यूम कर ले रहा है लैक्टिक एसिड। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस। तो अगर हम इसको मतलब ये अब होता ही है, क्या कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है कि पहले से ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये प्रोसेस पहले ही इतना बार हो जाए। तो एक हमारा स्टेमिना डेवलप करना जिसको कहते हैं, जनरल वर्ड्स में हम उसको स्टेमिना कहते हैं। जब स्टेमिना डेवलप हो जाएगा तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखिएगा। जैसे स्टेमिना कम हुआ तो ये प्रॉब्लम जरूर आने वाली है। ठीक है अच्छा, भाई, मतलब चलिए। बॉडी यूज टू हो जाएगी इससे। यस, बॉडी यूज टू हो जाएगी, करेक्ट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ यूज टू नहीं, यूज टू तो ऐसा नहीं कि हर बार लैक्टिक एसिड बनेगा हमारे अंदर, वो पावर डेवलप करने, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को मतलब उस लेवल पे हमें डिफ्यूज कराना या उतना लेना, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा हमारी बॉडी में। काफी फास्ट हम ओके। ऑक्सीजन फिर कंज्यूम कर पाएंगे। और मतलब थोड़ा बहुत अगर लैक्टिक एसिड बनेगा भी, तो बॉडी हमारी उसको यूज टू करके एडजस्ट कर लेगी कि जो एनर्जी 6 ATP कंज्यूम कर रहा है, उतना हम उसको मैनेज कर ले पाएंगे कि हम थकेंगे नहीं बहुत जल्दी से उसको बनने के बाद में। अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो आपको, अच्छा, जब भी कभी भी कोई पूछा जाए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द ईस्ट सेल, तो आपको केवल इतना नहीं लिखना है, याद रखना, आपको ये पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ये करके ये पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट करोगे आप, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर मैं पूछूं आपका मसल सेल्स में, तो ये आप पूरा लिखेंगे, ये ऐसे इतना पूरा कि ग्लूकोज के बाद पायरुवेट, पायरुवेट के बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के मतलब ये एनर्जी वगैरह। और अगर मैं पूछूं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो भी आपको ये ऐसे पूरा का पूरा सेट ऐसे पूरा आएगा। कभी भी बिना पायरुवेट के मत लिखना इस चीज को, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, याद रखना। सब्जेक्टिव एग्जाम जब भी कभी लिया जाए आगे तो। अब इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ परफेक्ट ऑक्सीजन अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये दोनों के दोनों, एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट हो जाते हैं, इनके लिए कोई ऑर्गेनल दूसरा जरूरी नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म कर लेते हैं ये। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये फाइनल जो एकदम मतलब ग्लूकोज के, ये ऑर्गेनिक फॉर्म, ये ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये सबसे सिंपल फॉर्म है। देखो आप नेचर याद करो, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, कार्बन डाई और वाटर दोनों सिंपल मॉलिक्यूल थे, दोनों को जोड़कर ग्लूकोज बनाया गया। अब इस प्रोसेस में वही तोड़ के उन दोनों को रिलीज कर दिया गया, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों रिलीज होते हैं, और यहाँ पर टोटल गेन हमें होता है 38 ATP का, लेकिन हमें जो मिलता है वो 36 मिलता है। 2 ATP प्रोसेस में ही कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए 36 आउट ऑफ 38 लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है भाई। अच्छा, अगर देखा जाए वास्तव में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 34 ATP बनते हैं, वो भी ETS के अंदर, वो तो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन आपको 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस यानी यहाँ पे मिलेंगे, और 2 ATP आपको उधर आगे बीच में जब आप पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे आपको मिलते हैं।
वेरी लिंक रिएक्शन के आसपास। तो वो प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा जब एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तो उसको विद डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा, तो वो समझ में आ जाएगा। यानी कि 34 इधर और 4 उधर, टोटल 38 बन गए, जिसमें से 2 वापस कंज्यूम हो गए, तो इसलिए हम बोलते हैं 36 एटीपी। तो ये था ओवरव्यू। अगर आप देखेंगे तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप एरोबिक की लैंग्वेज पढ़ लीजिए, वही सब आपको मिल जाएगा वहां पे जो ऊपर लिखा हुआ है। अभी ये एरोबिक का साइट ऑफ रेस्पिरेशन आ गया। मतलब कहाँ पे होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये चलिए और डिटेल थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया जाए, डिटेल में पढ़ा जाए कि डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एरोबिक से स्टार्ट कर दिया है, तो वो कोई बात नहीं है। ये डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एकदम फ्लैट होती है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी ऐसे फोल्डेड होती है। ये तो इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टी बुलाते हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टी। क्रिस्टी ये लिखा हुआ है, क्रिस्टी। और उसके बाद जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, आउटर और इनर के बीच का स्पेस, उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों हो गया, बात समझ में आ गया आपको। अब क्या दिया गया है, इसके बाद जो बीच की जो जगह होगी, लिक्विड जहां पे भरा होगा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म जैसा स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म कह सकते हैं या उसका लिक्विड कह सकते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब जो बीच की जगह है। उसके बाद इसका जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या नाम सुना होगा आपने, कि इसमें F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। F1, ये F1 पार्टिकल हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इनके ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज। ये यहाँ पर हेड में होगा एकदम, यहाँ पे एक एंजाइम होगा जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। ये क्या कराएगा, एटीपी फॉर्मेशन का काम करेगा। ये कन्वर्ट करता है एडीपी को, अपने साथ में जोड़ने का काम करता है एक इनिशियल फॉस्फेट से। अब ये कहानी क्या है, इनिशियल फॉस्फेट वाली क्या है, मतलब जो आप लोगों को पता है कि फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर सबसे पहले एक ए होता है, एक अलग बात सुन लीजिए, ए के साथ में एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद में इसी एएमपी में अगर हम एक और पी जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और उसके बाद अगर हम एडीपी में एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा एटीपी। तो जनरली सेल के अंदर एडीपी तो पाए जाते हैं, यहाँ तक तो अपने आप बना लेते हैं, वो इतना वो खुद बना लेते हैं, सेल के अंदर वो पाए जाते हैं। तो आप सोचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी आया कहाँ से, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म से। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, ये एक सेल के अंदर पड़ा हुआ, ये पूरी सेल है, उस सेल के अंदर से इसके अंदर एडीपी आएंगे, यहाँ से इसके अंदर एडीपी आएंगे और वो घूम रहे होंगे, यहाँ सब जगह घूम रहे होंगे एडीपी, ऐसे ऐसे ऐसे। और उन एडीपीज को क्या करा जाएगा, उन एडीपीज को एक और फॉस्फेट बॉन्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, बॉन्ड बना दिया जाएगा उनका। और वो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद रखना, इलेक्ट्रॉन। उन्हें जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन या आपको शायद हाइड्रोजन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन जो है एक तरीके, अभी मैं बताऊंगा आपको, जब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो वहां से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, और वो हाइड्रोजन जो रिलीज होते हैं वो जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं यहाँ पे ये। और इस सब साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स दे रहा हूँ ना आपको मैं, ये सब क्रेब्स साइकिल का ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं आपको। क्रेब्स साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा काम करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वैसे अगर मैं एटीपी का और ज्यादा साइंटिफिक नाम बताऊं तो याद रखिएगा, उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फो, PHOSPHO, फॉस्फो रिलेशन, RYLATION, फॉस्फोरिलेशन, याद रखिएगा। और अगर एटीपी हमारा ये तो रेस्पिरेशन में बनता है तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन।
और अगर वो एटीपी वहां पर भी बन रहा था, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, तो उसका नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो कोई पूछेगा फोटोफॉस्फोरिलेशन और फॉस्फोरिलेशन में फर्क क्या है, तो उसका फर्क इतना ही है केवल कि वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है और वो हमें नहीं मिलता है, मतलब वो प्लांट को नहीं मिलता है, वो अपने लिए ही बनाता है। लेकिन ये जो मतलब एनर्जी बनती है, ये एटीपी देने के लिए बनाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया डोनर एटीपी बनाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट खुद के कंज्यूम के लिए एटीपी बनाता है, वो किसी को देता नहीं है वो। अच्छा, तो ये हो गया, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। F1 पार्टिकल याद रखिएगा, एटीपी सिंथेटेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ओलंपियाड में जरूर आएंगे। एटीपी में ये कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात है, इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के नाम से भी बुलाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और उस खुद के डीएनए से ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। एक और बात सुनिए, जब भी एक सेल डिवाइड होती है तो उसके मेन सेल ऑर्गेनल मतलब सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम बन खत्म हो जाएगा, और मतलब जो भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब मर जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रह जाएगा, और ये खुद से फिर वापस अपने आप को बना लेंगे, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है। और न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा शुरुआत में, वो न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है वो बाकी सेल ऑर्गेनल को बनाने की जिम्मेदारी रखता है अपने पास में। वो डीएनए राइबोसोम्स को बनाएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस चालू कर देंगे, और बाकी लिपिड वगैरह आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, उनसे सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो जाएगी, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल को फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, पहले से ही है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन इन सभी चीजों की। तो खैर, ये तो था, वो मैं अलग टॉपिक बोल रहा था, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर मैं सेल डिवीजन की बात यूं ही मैंने कर दी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ओके, तो ये यहाँ तक टॉपिक था। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ और भी बातें लिखी, जैसे एनरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे क्या है कि हमारे फंगस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ह्यूमन आरबीसी में भी होता है। याद रखिएगा, ह्यूमन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, इवन कुछ भी नहीं पाया जाता। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, ह्यूमन आरबीसी आगे चल के डेड सेल कहलाती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये हो गया ईस्ट में ये कैसे करता है, ये आपको पूरा पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये मसल सेल्स वाला सेकेंड पॉइंट है इसमें, यहाँ पर मसल सेल्स है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 एटीपी, ये सब वही है। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब जरूर याद रखना है। कई बार ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जनरली सब कुछ दे दिया गया है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया वो यहाँ सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है आपको, क्योंकि फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन को कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन। जिस रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस में होता था, ये इसमें वही रिलीज हो जाते हैं, मतलब इसमें निकल के बाहर आ जाते हैं, और ऑक्सीजन में नॉट इन्वॉल्व। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है, इसमें यूज होता है ऑक्सीजन का, क्लोरोप्लास्ट वगैरह चाहिए इसमें, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो ये तो था जनरली आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अब आपको नोट क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। हेडिंग डालनी है आपको, और उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट बनानी है डायरेक्ट, हेडिंग के बाद डायरेक्ट फ्लो चार्ट आ जाना है। उसके बाद हेडिंग डालनी है ग्लाइकोलाइसिस, और ये पूरा लिख देना है आपको, ये ग्लाइकोलाइसिस पूरा लिखना ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन दिया गया है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें आपको जो लगे, जो भी आपको ठीक लगे आप वो लिख देना। मैं आपको इसको गाइड ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको ये लाइन लिखनी है, ये लाइन नहीं लिखनी है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेडिंग जरूर डालना कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसके बाद क्या लिखोगे इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और अच्छा, ये लिख देना, ये सेकंड पैराग्राफ लिख देना, यहाँ का पावर हाउस ऑफ द सेल, इतना लिख देना बस। बाकी जानकारी पढ़ लेना, लेकिन लिखना नहीं, पढ़ लेना केवल। पॉलिकर ने डिस्कवर किया था, लिपिड और आरएनए और डीएनए वगैरह ऐसा पाया जाता है, साइज इतना है, तो आप इतना लिखना जितना मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद कुछ मत लिखना। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मत लिखना, ये मत लिखना, सिर्फ पढ़ दो यहाँ पे कि ये सब कुछ है इसमें, और बस, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये सब छोड़ दो। एनारोबिक रेस्पिरेशन ठीक है, ये आप लिख देना। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है,
आता ही है ये बोर्ड में एग्जाम में, ये इतना टॉपिक आएगा 3 मार्क्स का, ये आपको पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ये बस इतना कर दिया आपने। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस, बट ये चॉइस के ऊपर है आपकी, आप लिखिए या ना लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद होना चाहिए आपको। बाकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला ये डिफरेंस नहीं लिखना आपको। तो यहाँ तक तो मैंने आपको आज समझा दिया, समझा भी ये दिया कि टॉपिक क्या है और आपका लिखना कैसे है। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए।